जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विथ अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब हम इस सीरीज़ में परीक्षा धाम एमपीजीके के लिए सीरीज़ शुरू किए हुए हैं। तो कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य पढ़ा था और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र, रिवर एंड रिवर सिस्टम, बांध और परियोजनाएं, जलप्रपात, वाटरफॉल, झीलें और तालाब, मेटासॉइल, कृषि और उनका प्रमुख फसल क्या है, सिंचाई साधन क्या है और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं और कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में पशुधन कैसा है, मध्य प्रदेश के वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य और जलवायु और जनजातियाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। हमारा आज का टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड प्रदेश, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। ठीक है, तो अब मध्य उच्च प्रदेश जो है उसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया है। मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया और नर्मदा घाटी। इसमें देखते हैं थोड़ा सा जो मैप बना हुआ है, ये हो गया अपना मध्य उत्तर प्रदेश में कौन सा, मध्य भारत का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी। कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक, फिर सतपुड़ा श्रेणी है, तो ये सतपुड़ा श्रेणी, तो सतपुड़ा श्रेणी में यहाँ पे इधर है राजपीपला, यहाँ पे क्या है महादेव है और यहाँ क्या है मैकल श्रेणी है। फिर पूर्वी पठार, तो ये पूर्वी पठार में अपना कौन सा आता है, मंघेल खंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य उच्च प्रदेश में पहला अपना कौन सा है, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत पठार की स्थिति पोजीशन क्या है, तो वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। जैसे मध्य प्रदेश के कहाँ है, उत्तर पश्चिम, ये वाला पार्ट एमपी के उत्तर पश्चिम में क्या है, मध्य भारत का पठार है। ठीक है, इसका क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमको मेन क्या पढ़ना है कि इनका निर्माण किससे हुआ है, संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहाँ वर्षा कैसी है, यहाँ वन कैसे हैं, मिट्टी, फसल और नदियाँ। स्थिति और क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का 10.7%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका निर्माण क्या हुआ है, किससे हुआ है, तो विंध्य सैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या है, विंध्य सैल समूह है यहाँ, ठीक है, विंध्य सैल समूह है तो उनका अपरदन हुआ, मतलब इरोजन के द्वारा हुआ है। और नदी जैसे चंबल नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ से काली सिंध नदी जा रही है, क्षिप्रा इसकी सहायक नदी है, और जो जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या अपने साथ क्या लेके जा रही हैं, बहुत सारा जो भी लेके जाती हैं उसको यहाँ पे क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, तो उससे इसका निर्माण हुआ है, निक्षेपों से निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण मध्य भारत का पठार का निर्माण किससे हुआ, विंध्य सैल समूह के अपरदन से, ठीक है, और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। विंध्य सैल समूह के अपरदन और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। अब संबंधित प्रमुख कौन कौन से जिले हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा जिला आएगा अपना, मुरैना आएगा, यहाँ पे भिंड और यहाँ पे श्योपुर, और यहाँ पे आ जाएगा गुना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा नीमच आ जाएगा, और इधर ग्वालियर आ जाएगा और शिवपुरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, नीमच, श्योपुर, नीमच, ये रहा नीमच, सॉरी यहाँ पे नीमच, फिर श्योपुर, फिर हो गया मुरैना, फिर हो गया भिंड, फिर यहाँ पे है ग्वालियर और इसी के नीचे है शिवपुरी। फिर है जलवायु, तो जलवायु कैसी है यहाँ की, तो यहाँ की जलवायु क्या है, विषम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब क्या है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है,
समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या पढ़ लिया हमने, इसकी स्थिति पढ़ लिया। ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। मध्य प्रदेश के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट है, 10.7% है। और इसका निर्माण किससे हुआ है, तो विंध्य सैल समूह के अपरदन और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। और जिले कौन से आते हैं, तो नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। ठीक, ये हो गए। फिर जलवायु, विषम जलवायु है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। वर्षा, तो वर्षा यहाँ लगभग क्या होती है, ये अल्प वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ मतलब वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। तो यहाँ क्या है, 50 to 75 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है, वर्षा होती है। वन कौन सी है, शुष्क कटीले वन है, मतलब यहाँ पे ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। कौन कौन से हो गए, खैर हो गया, बबूल हो गया, पलास हो गया, ये सब पाए जाते हैं। तो खैर, बबूल और ये पलास, बबूल में भी कांटे होते हैं तो कटीले, ठीक है। खैर में भी, ये भी खैर में भी थोड़ा सा क्या होता है, ये मतलब खैर मतलब सूखा रूखा, खैर की पत्तियां भी होती हैं तो ये कटीला वो शुष्क होता है। और पलास, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी हो गई, तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ, तो यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ व कछारी मृदा। जलोढ़ क्यों, क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी, ये यहाँ से महू से निकल के चंबल नदी ऐसे ऐसे जाके यमुना में मिल जाती है। तो ये यहाँ पे पूरा नदी, ये नदी है ना चंबल नदी, तो यहाँ पूरा क्या हो रहा है, उसका पूरी पानी है। तो यहाँ पे कौन सा मिट्टी होगी, जहाँ पे नदियों का प्रवाह होता है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसका निर्माण भी किससे होता है, जलोढ़ मृदा से। एलुवियल सॉइल, कौन से सॉइल है इंग्लिश में, एलुवियल सॉइल। अब फसल कौन सी है, तो प्रमुख फसलें यहाँ पे तो सरसों हो गया, ज्वार हो गया, तिल हो गया और गेहूं हो गया। कौन कौन सी फसलें यहाँ पे पाई जाती हैं अधिकतम, सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं। इसी कारण सरसों यहाँ पे है, तो इसे क्या बोला जाता है, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी बोला जाता है। मतलब सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, मध्य भारत के पठार में होता है। फिर यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हो गई, तो यहाँ नदियाँ हैं चंबल, ये रहा, यहाँ से महू से निकल के ये ऐसे 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 जाती है और यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी हो गई, ये यहाँ से विंध्य से, विदिशा से निकलती है। फिर काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई और कुंवारी हो गई और सीप हो गई। ठीक है, यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हो गई, चंबल, चंबल, फिर सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप। चंबल है ये, ठीक है। काली सिंध क्या है, ये काली, ये देवास से निकलती है और ये क्या है, चंबल की ही सहायक नदी है। पार्वती नदी सीहोर से निकलती है, ये भी चंबल की सहायक नदी है। सिंध क्या है, विदिशा से निकलती है लेकिन ये कहाँ जाती है, डायरेक्ट यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। कुंवारी नदी और सीप नदी है, ये किसकी नदी, सहायक नदियाँ हैं, इसकी सिंध के। ठीक है, तो ये सब कौन सी, यहाँ पे कौन सी नदियाँ होती है मध्य भारत के पठार में, चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और सीप। इसे क्या बोल जाता है, सरसों की हांडी, क्योंकि यहाँ पे सरसों बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। बीहर प्रभावित क्षेत्र है नदियों के कारण। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोंगरा है। कौन सी है, टोंगरा, 430 मीटर, जो कहाँ है, श्योपुर में है। तो मध्य भारत पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोंगरा है। कौन सी है, टोंगरा है, जिसकी ऊंचाई है 430 मीटर और ये है कहाँ, श्योपुर में है। कहाँ है, श्योपुर। अब इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन हम करेंगे मैप से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है कहाँ, तो ये उत्तर पश्चिम, तो ये आता है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और ये हो गया नीमच। ये क्षेत्र किस में आते हैं, ये मध्य भारत के पठार में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जिले हो गए। फिर यहाँ का वर्षा कैसी है, वर्षा यहाँ कैसी है, अल्प वर्षा क्षेत्र, 50 से 75 सेंटीमीटर। है वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो कैसी है जलवायु, विषम है। कैसी है, विषम। मिट्टी, तो यहाँ क्या है, नदियाँ हैं, चंबल नदी और अन्य सहायक नदियाँ हैं उसकी, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, जलोढ़।
जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, एलुवियल। ठीक है, और यहाँ क्या है कि ये अल्प वर्षा का क्षेत्र है, मतलब बहुत कम यहाँ पे वर्षा मिलती है। तो यहाँ पे कैसे शुष्क ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसमें कौन कौन सा हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया और पलास हो गया। प्रमुख फसल कौन कौन सी है, तो कौन सी है, सरसों, ज्वार, तिल और गेहूं। इसी कारण इसे सरसों की हांडी भी बोला जाता है। तो इतना हमें याद हो गया। ठीक है, तो हमको जब भी ये जितने भी ये पठार हैं, भौगोलिक प्रदेश हैं, तो ऐसे मैप में ऐसे लोकेट कर लेंगे कौन कौन से जिले आते हैं ऐसे, और फिर उसमें ऐसे बना लेंगे विस्तार, फिर भौगोलिक परसेंट जैसे 10.7%, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बना लेंगे कौन कौन से जिले फैले हैं, सॉइल, रेनफॉल, क्लाइमेट कैसा है, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और रिवर्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें पढ़ा जाता है। अब रिवर यहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो चंबल नदी है जो इंदौर के महू से निकलती है, ऐसे ऐसे करते हुए ये ऐसे यूपी में जाके मिल जाती है। फिर देवास से निकलती है कालीसिंध नदी, ये इसी में जाके मंदसौर में मिल जाती है। फिर है एक विदिशा से निकलती है सिंध नदी जो यूपी में जाके मिलती है। क्षिप्रा नदी निकलती है, ठीक है, उज्जैन से ये, और हो गई आष्टा सीहोर से पार्वती नदी निकलती हैं। तो ये सब इसके यहाँ पे मध्य भारत के पठार में ये सारी नदियाँ बहती हैं। तो याद हो गया होगा ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया मध्य भारत का पठार। ऐसे ही याद किया जाता है इनको, तो ऐसे याद करेंगे ना तो हमको क्या होगा, ये मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, मध्य भारत के पूर्व में, ये मध्य भारत ये था ना, और इसके ये इधर पूर्व साइड क्या है, बुंदेलखंड का पठार। और यहाँ पे है रीवा पन्ना का पठार, उसके क्या है, उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में। तो इसका विस्तार कैसा है, 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 51 मिनट से तो 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये नहीं याद करना है। बुंदेलखंड पठार का निर्माण किससे हुआ है, नीस चट्टानों से के अपरदन से हुआ है। ये नीस चट्टानें जो होती हैं वो आर्कियन युग की चट्टानें होती हैं। कौन सी युग की चट्टानें होती हैं, आर्कियन युग की, मतलब प्राचीन चट्टानों में आता है ये। ठीक है, फिर क्षेत्रफल कितना है यहाँ का, तो यहाँ का क्षेत्रफल है 7.7%। ये यहाँ का एरिया कितना है, मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का 7.7%। संबंधित प्रमुख कौन से जिले हो गए, तो यहाँ पे दतिया है, फिर यहाँ सागर हो गया, अशोकनगर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, छतरपुर हो गया और पन्ना हो गया। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, अधिक गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, अधिक गर्म, और शीत ऋतु में अधिक ठंड। तो यही क्या कहलाती है, विषम जलवायु कहलाती है, जो मध्य भारत के पठार में भी थी। यहाँ वर्षा का कैसा है, 75 to 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे मतलब वर्षा ठीक होती है। यहाँ वन कौन कौन से वन, तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि। कौन कौन से, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि। मिट्टी यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, लाल और काली मिट्टी का यहाँ पे क्या होता है, मिश्रण होता है। फसल कैसी कौन सी होती है, तो यहाँ गेहूँ, ज्वार व तिल फसल होती है। नदियाँ, इन्हें यहाँ पे कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, तो जिस बेतवा हो गई, सिंध हो गई, धसान हो गई, उर्मिल हो गई और जामनी हो गई। बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी। तो ये क्या है, बेतवा की सहायक नदियाँ हैं ये धसान, उर्मिल और जामनी। और सिंध तो हमने पढ़ा, सिंध उसमें भी है, मध्य भारत के पठार में भी है और बुंदेलखंड के पठार में भी है। अब यहाँ का प्रमुख खनिज कौन सा है, तो प्रमुख खनिज यहाँ का हीरा है और दूसरा है चूना पत्थर। तो हीरा का एकमात्र उत्पादन कहाँ होता है, पन्ना में। कहाँ होता है, पन्ना में। जहाँ पे कौन कौन सी खानें हैं, तो कोटारिया है, मझगवां है, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी मतलब बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ये कहाँ है? ये है पन्ना, छतरपुर और कहाँ है? दमोह। इसमें ये 3 जिलों में आती है सिद्ध बाबा की चोटी। तो पन्ना, छतरपुर, दमोह। बुंदेलखंड की गंगा किसे बोला जाता है? बेतवा नदी को। किस आधार पर बोला जाता है इसे? प्रदूषण के आधार पर बोला जाता है। किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। फिर यहाँ का प्रमुख खनिज तो पढ़ लिया। फिर बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र यही है, या मतलब मध्य प्रदेश में सबसे कम मतलब यहाँ पे पानी की ज़रूरतें पूर्ण होती, इसीलिए इसके लिए क्या चलाया गया है? केन बेतवा लिंक। यहाँ पे बुंदेलखंड के पठार में यहाँ पे केन नदी है, कैमूर से निकलती है कटनी से, और यहाँ पे बेतवा नदी है। ठीक है, ये तो बेतवा नदी और इनको लिंक करके क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे पानी की आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं, और इन मैदानों में छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जिन्हें टॉर, तो इन मैदानों में पहाड़ियाँ होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? टॉर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा मैप से पढ़ लेते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार कौन कौन से में था? तो दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये एरिया यहाँ है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये टोटल एरिया का 7.7% है। फिर यहाँ कौन सी जलवायु है? तो यहाँ पे भी विषम जलवायु। निर्माण किससे हुआ है? नीच चट्टानों के इरोजन से हुआ है। फिर यहाँ पे वर्षा 75 to 100 सेंटीमीटर, मतलब वर्षा तो ठीक ही होती है यहाँ। यहाँ पे वन कौन कौन से पाए जाते हैं? तो वन हो गए जैसे तेंदुपत्ता, महुआ, तेंदुपत्ता, महुआ और नीम, बबूल आदि। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो यहाँ लाल काली मिट्टी पाई जाती है, मतलब मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, लाल काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी हो गई? तो ज्वार, गेहूँ और तिल हो गया। फिर यहाँ की प्रमुख फसल तो हो गया। नदियाँ कौन सी हो गई? बेतवा, सिंध, धशान, उर्मिल और जामनी हो गई। फिर इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, जो कितनी उसकी है? 1172 मीटर, जो है कहाँ? पन्ना, दमोह, छतरपुर, मतलब यहाँ पे होगी वो, यहाँ पे तीनों के ट्राई जंक्शन में होगी। ठीक है, तो ये है अपना याद करने का तरीका। ये रहा मध्य भारत का पठार, ये भी, और ये हो गया दतिया, ये दमोह, पन्ना, छतरपुर। ठीक है, ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका ये मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल के मतलब एरिया के 28%, मतलब ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो निर्माण इसका हुआ है दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं और मतलब दक्कन ट्रैप की जो लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की जो लावा और बेसाल्ट चट्टानें हैं उनसे, उनके टूटने से, मतलब इराइजन से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। फिर यहाँ जलवायु शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, मतलब गर्मी में ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना शीत ऋतु में ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ की जलवायु क्या होती है? आदर्श जलवायु। तो इसकी जलवायु की किसने वो की थी? फाहियान ने बोला था कि मध्य प्रदेश की जलवायु मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश में मालवा की जलवायु सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। इसे आइडियल
क्लाइमेटिक भी बोला जाता है रीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्षा, तो 75 to 125 सेंटीमीटर होती है। वन शुष्क पर्णपाती वन, तो ड्राई, तो यहाँ वन कैसे पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, वही बबूल, पलाश, तेंदु पत्ता। मिट्टी कैसी है यहाँ की, काली मिट्टी, क्योंकि इसका क्या हुआ है, लावा के टूटने से हुआ है या इरोजन से हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी। फसल कौन सी हो गई, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया और मूंगफली हो गया। कौन कौन सी फसल होती है, सोयाबीन, तो सर्वाधिक सोयाबीन मालवा के पठार में ही होती है। फिर नदी कौन सी हो गई थी, यहाँ से चंबल नदी जाती है, छिप्रा नदी हो गई, पार्वती, गंभीर, खान और माही नदी। ये माही नदी इधर, ये जो माही नदी कौन सी नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किससे 2 बार काटती है, कर्क रेखा को। इसका क्या हो गया, अब देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश के 28% एरिया पे है ये। फिर गेहूं को डलिया बोला जाता है, क्योंकि मालवा के पठार में गेहूं का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी है, 881 मीटर। ये है कहाँ, इंदौर में है। अन्य चोटी है जाना पाव धजारी, ये भी इंदौर में है। चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। इसको हम थोड़ा मैपिंग से याद करने की कोशिश करते हैं। ये रहा मालवा की जलवायु, तो ये आता है इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार। ये हो गया अपना किस में आ गया, और ये आगर मालवा, ये एरिया किस में आता है, लगभग हमारा मालवा का पठार। और ये 28% पे फैला हुआ है मध्य प्रदेश के टोटल एरिया पे। यहाँ पे मिट्टी कौन सी है, काली, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। यहाँ वर्षा भी अच्छी होती है, 75 से 125 सेंटीमीटर के आसपास। यहाँ लेकिन वन कौन से पाए जाते हैं, ड्राई डिसिडियस, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, खैर, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि। फिर यहाँ पे फसल कौन सी हो गई, तो सोयाबीन, गेहूं, कपास, मूंगफली, और इसे गेहूं की डलिया भी बोला जाता है। नदियाँ कौन सी हो गई यहाँ की, तो यहाँ पे नदियाँ हो गई, चंबल हो गई, छिप्रा हो गई, चंबल, छिप्रा, खान, गंभीर, माही आदि। यहाँ की कौन सी हो गई, नदियाँ हो गई। सबसे ऊंची चोटी यहाँ कौन सी है, सिगार चोटी है। कहाँ पे है, इंदौर में है। कितनी है, 881 मीटर। ठीक है, याद हुआ होगा। ऐसे ही याद करना है। एक बार आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप इसको खुद से पढ़ के और उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपको ये कभी नहीं भूलने वाला है। आपको सारी पूरी मैपिंग से आपको याद करना है एमपी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना का पठार की स्थिति क्या है, बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है और बघेलखंड पठार के पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल, तो ये टोटल का 10.36% है। इसका निर्माण क्या किससे हुआ है, तो विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। और इधर मध्य भारत के पठार का निर्माण भी विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ था। और बुंदेलखंड के पठार का निर्माण क्या हुआ था, नीच चट्टानों के अपरदन से। और मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ था, लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। संबंधित जिले कौन से हो गए, तो रीवा हो गया, पन्ना हो गया, कटनी हो गया, उमरिया हो गया, सतना हो गया और दमोह हो गया। कौन सा हो गया, यहाँ पे रीवा, पन्ना, नीचे कटनी, सॉरी, यहाँ पे रीवा, पन्ना, कटनी, फिर यहाँ पे सतना, दमोह, उमरिया आदि। जलवायु यहाँ पे क्या है, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तो साधारण गर्म होती है, लेकिन शीत ऋतु में क्या होती है, अधिक ठंड। मतलब गर्मी यहाँ पे नॉर्मल रहती है, लेकिन ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ती है रीवा पन्ना के पठार में। अब यहाँ पे वन कौन से हैं, तो वही बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि। फिर मिट्टी, तो यहाँ भी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार में भी कैसी मिट्टी पाई जाती थी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ काली थी और यहाँ पे क्या थी, जलोढ़ थी। नदियाँ कौन सी हो गई, तो टोंस हो गई, केन हो गई, बीहड़ हो गई, महाना हो गई और बिछिया हो गई। टोंस, केन, बीहड़, महाना, बिछिया। बिछिया नदी जो है वो टोंस की सहायक नदी है। फसलें कौन कौन सी, तो गेहूँ, चावल, तिल।
इस एरिया में क्या होता है, वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होती है, इसलिए यहाँ पे चावल अच्छी मात्रा में होता है। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर, गेरू और हीरा पाया जाता है, क्योंकि पन्ना आता है ना, तो पन्ना में कौन सा पाया जाता है, हीरा। अब इसे विंध्यन कगारी स्कॉटलैंड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे विंध्य शैल का अपरदन से हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, कगार बन जाते हैं, ठीक है, एक स्थलाकृति है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल। कौन सी है, गुडविल, शब्द भावना चोटी। इसकी क्या थी, मध्य भारत की टोंगरा थी, क्या थी, टोंगरा। इसकी क्या थी, सिगार थी, क्या थी, सिगार। इसकी क्या थी, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा। और इसकी कौन सी है, गुडविल। गुडविल कहाँ है, दमोह में है। कितनी है, 752 मीटर। इस क्षेत्र मध्य प्रदेश में जवेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये याद हुआ होगा, इसको आप फिर से इसको भी मैपिंग से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो रीवा, रीवा पहले तो रीवा था, तो मऊगंज भी आ जाएगा। रीवा, सतना, मैहर, कटनी, उमरिया, पन्ना, दमोह, ये इतना आता है इसमें रीवा पन्ना के पठार में, ठीक है। इसका कितना है, 10.36% है, ठीक है। फिर यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ पे जलवायु कैसी है, तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मी में तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ वर्षा भी ठीक ठाक होती है, और यहाँ पे वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, यही बांस, नीम, खैर, बबूल, पलास आदि। फिर यहाँ पे नदियाँ कौन सी हो गई, तो टोंस, केन, बिछिया, बीहड़, महाना आदि। यहाँ पे कौन से खनिज मिलते हैं, तो चूना पत्थर हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, और एक कौन सा था, गेरू। गेरू, गेरू यहाँ पे मिलता है, रीवा में भी पाया जाता है और कटनी में भी पाया जाता है। तो ये हो गया। फिर यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल। गुडविल 752 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये है कहाँ, दमोह में। और यहीं के पे क्या है, दमोह में जवेरा गुम्बद भी है, ठीक है। ऐसे करके याद हो गया होगा। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी। ये रहा नर्मदा घाटी। तो ये रीवा मालवा के पठार के और रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में, और सतपुड़ा श्रेणी है यहाँ पे, उसके उत्तर में स्थित है। ये कुल क्षेत्रफल के 26% पे है। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो पश्चिम में इधर साइड दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है, और इधर क्या हुआ है, धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से हुआ है। इधर किससे हुआ है, दक्कन ट्रैप की, और इधर धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से हुआ है। कौन कौन से जिले आते हैं, तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद या नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, रायसेन। जबलपुर, ये यहाँ पे जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, नर्मदापुरम हो गया, यहाँ पे हरदा हो गया, यहाँ पे सीहोर हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा रायसेन हो गया। जलवायु, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखते हैं, पश्चिम से पूर्व में थोड़ा सा यहाँ पे अंदर है। इसका क्या होगा, पूर्वी क्षेत्र क्या होगा, अधिक ठंडा होगा, और पश्चिमी क्षेत्र क्या होगा, अधिक गर्म होगा। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा भी पश्चिम से पूर्व की जाने पर क्रमशः बढ़ती है। मतलब इधर साइड, पश्चिम साइड क्या होती है कि कम वर्षा होगी, और पूर्व साइड क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। लेकिन एवरेज रेनफॉल कितनी है, 75 to 125 सेंटीमीटर। यहाँ पे कौन सी नदी है, तो मेन नदी यहाँ से ये नर्मदा घाटी है ना, तो नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदी, जैसे तवा हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया, हथनी, शक्कर, दूधी, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। वन कौन से पाए जाते हैं, तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस। सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस। मिट्टी, तो यहाँ पश्चिम में, तो पश्चिम में इसका किससे निर्माण हुआ, दक्कन ट्रैप से, तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी। और इधर किससे निर्माण हुआ है, विंध्य तथा धारवाड़ का शैल समूह के अपवर्तन से हुआ है, तो इधर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल मिट्टी, ठीक है। फिर फसल, तो इस क्षेत्र में इधर साइड जहाँ काली मिट्टी है वहाँ कपास और मूंगफली, और मध्य क्षेत्र में गेहूं, और यहाँ पे अच्छी वर्षा की मात्रा मिलती है, तो यहाँ पे किसका उत्पादन होता है, पूर्व साइड चावल का उत्पादन होता है। खनिज कौन से हो गए,
चूना पत्थर, संगमरमर, संगमरमर जबलपुर में, और चीनी मिट्टी। विशेष, नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि ये नर्मदा नदी, उसकी इधर से भी सहायक नदियाँ हैं, इधर से भी सहायक नदियाँ हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारे लिए अच्छा खासा पानी की व्यवस्था होती है, तो बहुत अच्छी यहाँ पे कृषि होती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है, क्योंकि घाटी में स्थित है इसलिए ये निचला प्राकृतिक विभाग है। इसको भी मैप से पढ़ते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं सबसे पहले देखेंगे। जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, रायसेन, ये हो गए अपने ये नर्मदा घाटी में। ठीक है, अब यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है, लेकिन पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम साइड ज़्यादा गर्म होगी और पूर्व साइड ज़्यादा ठंड होगी। ऐसे ही पूर्व साइड यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण धारवाड़ तथा विंध्य समूह के अपूर्जन से होता है, जबकि पश्चिम साइड कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसका यहाँ पे दक्कन ट्रैप की चट्टानों से यहाँ पे निर्माण इसका हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे पश्चिम साइड कौन सी फसल होती है, तो कपास और मूंगफली। मध्य क्षेत्र में क्या होता है, गेहूं होता है नर्मदा, और इधर साइड क्या होती है, चावल होता है। फिर संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, और इसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, और टोटल कितना है 26%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये यहाँ से पूरा ये क्या है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो ये देखो, इधर यहाँ राजपीपला, पश्चिमी श्रेणी राजपीपला, जो कहाँ कहाँ है, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। ये गुजरात में, मध्य प्रदेश में कहाँ, बुरहानपुर है, बुरहानपुर तक है राजपीपला श्रेणी जो है। फिर मध्य श्रेणी जो महादेव है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, और मैकल श्रेणी जो पूर्वी क्षेत्र में है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसकी स्थिति क्या है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित है। अब इसका क्षेत्रफल लगभग 11% है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तो साधारण गर्म होती है, लेकिन शीत ऋतु कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जो यहाँ पे किसकी जलवायु, यही जलवायु किसकी थी, रीवा पन्ना के पठार की भी थी। फिर यहाँ पे इसका निर्माण किससे हुआ, तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। इधर साइड दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, और इधर साइड क्या होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। प्रमुख जिले, तो यहाँ पे बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, फिर पांढुर्णा हो गया, फिर यहाँ पे खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर हो गया। ठीक है, तो ये कौन से किस में आते हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आते हैं। पश्चिमी भाग में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। प्रमुख नदियाँ, तो ताप्ती, वेनगंगा, सक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, तो ये पूरा है ना यहाँ पे लास्ट तक है, इसलिए यहाँ पे ताप्ती नदी हो गई, वेनगंगा नदी हो गई, सक्कर हो गई, दूधी, पेंच और वर्धा और बावनथड़ी नदी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी कौन सी है, तो छिछली काली मिट्टी इधर साइड, और यहाँ पे लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। ये हो गया अपना सतपुड़ा मैकल श्रेणी। मैप में देखेंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, ये बैतूल भी आएगा, इधर खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ये आता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इधर राजपीपला है, ये ऐसे, इधर क्या है, महादेव है, और इधर क्या है, मैकल है। इधर साइड काली मिट्टी, इधर साइड लेटराइट मिट्टी। तो इधर साइड 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी, और इधर 150 सेंटीमीटर वर्षा होगी। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ये 3rd डिवीजन को अपना। तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशी विस्तार नहीं पढ़ना है, देशांतरी विस्तार भी नहीं पढ़ना है। क्षेत्रफल लगभग से सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश ये है, और सबसे बड़ा कौन सा था, मालवा का पठार था। निर्माण आद्य महाकल्प के शैल समूहों से हुआ है, मतलब पुराना है। संबंधी प्रमुख जिले कौन से, सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल।
कौन कौन सा आता है? सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म, शीत ऋतु अधिक ठंड। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही, यहाँ 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नदियाँ सोन, जोहिला, बनास, गोपद आदि। मिट्टी लाल पीली मिट्टी। मैप से रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ये आता है बघेलखंड के पठार में। ठीक है, यहाँ की जलवायु तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नदियाँ कौन सी गई? टोन्स हो गई, सोन हो गई, ठीक है, सोन हो गई, और कौन सी थी? जोहिला, बनास, गोपद। सोन की सहायक नदी है जोहिला, बनास और गोपद हो गई। और मिट्टी कौन सी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये यहाँ पे क्या हुआ है उसी का फटाफट रिवीजन है, तो मैं तो मैप से ही करा दी हूँ। मैप से ज़्यादा अच्छा है, मैप से याद करके रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फैक्ट है, तो कुछ नहीं, प्रदेश शब्द की उत्पत्ति बताया गया है। तो ये रीजियो शब्द है, तो प्रदेश को इंग्लिश में क्या भी बोला जाता है? रीजन भी बोलता है। तो किससे उत्पत्ति हुई है? रीजियो से। भारत के प्रादेशिक विभाजन में के प्रयत्न में बहुत सारे विद्वानों का योगदान रहा। तो उनमें से कौन सा मेन है? डडले स्टेम्प और आर.एन. सिंह। डडले स्टेम्प, आर.एन. सिंह। चंबल का उपाधि प्रदेश को समानतः मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। तो मध्य भारत के पठार में चंबल नदी थी ना, चंबल नदी ही पूरा वहाँ पे पूरे उसी के कारण वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी, इसीलिए उसे चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी बोला जाता है। फिर मध्य भारत के पठार के पश्चिम की ओर बूंदी और करौली पहाड़ियों या अरावली श्रेणियाँ इस प्रदेश की सीमा बनाती। जैसे ये हो गया, ये हो गया अपना एमपी में। तो ये मध्य भारत का पठार है ना, तो इधर साइड जो पश्चिमी सीमा कौन कौन सी बनाती हैं? तो राजस्थान में है बूंदी की पहाड़ी, करौली हो गया, और अरावली श्रेणी हो गया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा तथा झाबुआ क्षेत्र के संपूर्ण प्रदेश में सूखे मानसूनी वन मिलते हैं। जैसे सतपुड़ा कहाँ पे था, ये अपना मैप बनेगा, ये एरिया में क्या था? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी था। ये यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिमी, और यहाँ पे झाबुआ है। तो यहाँ कौन से वन मिलते हैं? सूखे, ड्राई। नेक्स्ट देखते हैं। बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार, जो अब क्या है? सरगुजा छत्तीसगढ़ में हो गया, सोन तथा महानदी का जल विभाजक है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है। तो इन दोनों के बीच जो जल विभाजक द्विभाजक का काम कौन करता है? देवगढ़ का पठार है। ये रीवा में भी रीवा और ये छत्तीसगढ़ में है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है देवगढ़ का पठार? सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, जो सोन नदी और महानदी का जल विभाजक है। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार का दूसरा नाम क्या है? विंध्य का पठारी प्रदेश। तो रीवा पन्ना के पठार में विंध्य प्रदेश भी बोला जाता है। रीवा और इस देखो, विंध्य प्रदेश के निर्माण की बहुत ज़्यादा मार्ग अलग स्टेट इसको बनाया जाए, तो उसकी राजधानी किसे बोला जा रहा है? कि रीवा को बनाया जाए, तो इसीलिए रीवा पन्ना का पठार, विंध्य का पठारी प्रदेश, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर मैंने पढ़ाया कि चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्म। कर्क रेखा मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। श्रेणी कौन सी? सतपुड़ा, और यहाँ पे ताप्ती नदी। चंबल नदी ने उत्खात स्थलाकृति मतलब बीहड़ का निर्माण किया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा और गंगा नदी के मध्य, तो जैसे गंगा और नर्मदा नदी के मध्य, जैसे अपने एमपी में है, ये हो गया एमपी, सॉरी, ये हो गया एमपी। तो यहाँ पे अनूपपुर से निकल के ये अपनी नर्मदा नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? गंगा, गंगा, ठीक है, यहाँ से जैसे गंगा बह रही है, ये अपनी यहाँ, लेकिन ये सोन है ना, सोन की इसमें जाके गंगा, तो देखो इसमें बोला गया है कि नर्मदा नदी के मध्य और गंगा नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम करती है? तो यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो कौन सी नदी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये नर्मदा नदी हो गई और ये गंगा नदी हो गई, तो इनके बीच कौन सी श्रेणी जल विभाजक का काम करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं।
पन्ना के हीरे की खानें कौन सी श्रेणी की अंतर्गत आती हैं? बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। बिजावर श्रेणी, ये चट्टानें हैं, बिजावर श्रेणी की चट्टानें हैं, प्राचीन चट्टानें। गोडविल चोटी या कालूमार चोटी कहाँ है? दमोह जिले में स्थित है। इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये गुडवल चोटी या कालूमार चोटी दमोह जिले में स्थित है, इसे सद्भावना शिखर कहा जाता है। तो ये कौन सी पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये कौन सी पठार की सबसे ऊंची चोटी है? रीवा पन्ना के पठार की। कहाँ है? दमोह में स्थित है। विंध्यन पर्वत श्रेणी राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में सासाराम बिहार तक फैली हुई है। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है और बिहार में है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। तो आर्कियन यानी प्राचीन युग की चट्टानें हैं, तो इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? संगमरमर। पन्ना जिले में भोगल नदी है, उसके किनारे हीरे प्राप्त होते हैं। मझगावां पन्ना, हिनौता पन्ना और कोटारिया खान कहाँ है? सतना में है। तो यहाँ से क्या मिलता है? पन्ना, सॉरी हीरा मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बघेलखंड का पठार में प्रमुख फसल क्या है? चावल है। मालवा का पठार सोयाबीन और गेहूं। सतपुड़ा में मक्का होता है। मध्य भारत पठार में सरसों। बुंदेलखंड में गेहूं तिल और नर्मदा घाटी में गेहूं गन्ना और दाल होती है। तो मुख्य रूप से 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया, लेकिन उसमें मेनली 3 करके फिर मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये वाला हमको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैप से एक बार देखते हैं। ये हो गया अपना मध्य भारत का पठार, ये ठीक है। फिर इधर आएगा बुंदेलखंड का पठार, ये इधर आएगा रीवा पन्ना का पठार, ये और ये आ जाएगा बघेलखंड का पठार, इधर आ जाएगा नर्मदा घाटी, ये हो जाएगा मालवा का पठार और इधर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हो गया अपना मैप में डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, माउंटेन रेंज। तो ये देखेंगे यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, प्रमुख श्रेणी है एमपी की। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये रही भांडेर श्रेणी और ये रही कैमूर श्रेणी। देखते हैं विंध्याचल को 3 भागों में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में एक विंध्याचल पर्वत है, एक भांडेर पर्वत है और एक कैमूर पर्वत है। विंध्याचल पर्वत क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग है। ठीक है, इसके अंतर मांडू आता है। मांडू कहाँ है? धार में है। असरफी पहाड़ी आता है, ये भी धार में है। वांचू पॉइंट, काकड़ी बर्डी और सलकनपुर, सीहोर, भीमबेटका, रायसेन, ये आते हैं, किस में आते हैं? विंध्याचल पर्वत में आते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के विंध्याचल पर्वत वाले भाग में कौन कौन सा आता है? मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी बर्डी, सनकलपुर और भीमबेटका। भांडेर मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी कहाँ है? दमोह में स्थित है। फिर कैमूर हो गया, कैमूर का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकोट पर्वत मैहर, गिद्धराज पर्वत सतना आते हैं। केन नदी का उद्गम स्थल है। तो केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है। और कैमूर श्रेणी ही जो है ये यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है। जैसे यहाँ ये यमुना नदी प्रवाहित हो रही है यहाँ से, और यहाँ से सोन अनूपपुर से, यहाँ अनूपपुर से क्या जाती है अपनी? सोन जाती है। तो यहाँ पे जो होती है कैमूर श्रेणी है, ये कैमूर श्रेणी क्या करती है? किसके बीच में? यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है। लेकिन अपना त्रिकूट पर्वत मैहर शारदा माता की नगरी जो है वो कहाँ है? कौन सी श्रेणी में है? तो कैमूर में है। गिद्धराज पर्वत सतना, ये भी कैमूर में आता है। तो कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी 3 में विंध्याचल, भांडेर, कैमूर। विंध्याचल में मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचो पॉइंट हो गया, काकड़ी बर्डी, सलकनपुर और भीमबेटका आते हैं। तो भीमबेटका किस में आता है? विंध्याचल पर्वत में। भांडेर में कौन सा आता है? सद्भावना चोटी, गुडविल।
ठीक है। और कैमूर में कौन सा आ जाता है, त्रिकोट पर्वत मैहर, गिद्धराज पर्वत सतना, और यही जो है यहीं से केन नदी का उद्गम होता है, और यही कैमूर पर्वत ही यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है। मैप से याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, राजपीपला पश्चिमी भाग, महादेव दक्षिणी मध्य भाग, और मैकल पूर्वी भाग। तो राजपीपला ये पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात एवं मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है। अभी हमने भौतिक विभाजन वाले चैप्टर में पढ़ा। इसके अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ आती, अखरानी पहाड़ियाँ, फिर बड़वानी की पहाड़ियाँ, तो अखरानी भी कहाँ है, बड़वानी में है। अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, और ग्वाल हिल्स तथा असीलगढ़ की पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ आती हैं, सतपुड़ा श्रेणी के राजपीपला में आती हैं। तो ये अखरानी की पहाड़ियाँ पूछा था कि कौन से जिले में आता है, तो कौन से जिले में आता है, बुरहानपुर में आता है। कौन से जिले में आता है, बुरहानपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, चूलगिरी है, जो कहाँ है, बड़वानी जिले में। तो राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, चूलागिरी है, जो कहाँ है, बड़वानी। तो चूलगढ़ श्रेणी कहाँ है, बड़वानी में स्थित है। और इससे इसमें स्थित है राजपीपला श्रेणी में दक्षिण का प्रवेश द्वार, जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, असीरगढ़ को। किसे बोला जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार, असीरगढ़। कहाँ है, बुरहानपुर में है। यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। राजपीपला गुजरात एवं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे कौन कौन सी, अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ, मथवार, बीजागढ़, ग्वाल हिल्स, असीरगढ़। चूलागिरी हो गई, कहाँ है, बड़वानी में। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, असीरगढ़ को। नेक्स्ट है महादेव, सतपुड़ा का मध्य भाग है, और इसका विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में, खंडवा से लेकर सिवनी तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, पचमढ़ी, चौरागढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, ये सब किस में आते हैं, नर्मदापुरम में। नंदीगढ़, कालीभीत बैतूल में आता है। नंदीगढ़ तो नर्मदापुरम में हुआ आता है। ये सब पर्वत चोटियाँ यहाँ महादेव में है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350, जिसकी जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिलीट हुआ है, MPPSC के एग्जाम में पूछा जाता है कि धूपगढ़ चोटी किस में स्थित है। तो ऑप्शन दे देगा, सतपुड़ा, महादेव और मैकल। ठीक है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग महादेव श्रेणी में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, महादेव होना चाहिए। लेकिन आयोग क्या कर देता है, हमेशा डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये याद हो गया, ये और ये। अब मैकल श्रेणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पूर्वी भाग है, ये मध्य प्रदेश के सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक है, और इसकी पूर्वी सीमा क्या होती है, ऐसे अर्धचंद्राकार होती है, ऐसे। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी विवाद भी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, और अचानक मार आते हैं। मध्य प्रदेश में मैकल की सर्वोच्च चोटी कौन सी, अमरकंटक है। मध्य प्रदेश में कौन सी है, अमरकंटक है मैकल की, जबकि छत्तीसगढ़ में कौन सी है, बदरगढ़ है। तो ऐसे है ये, ऐसे इनकी स्थिति देख लेते हैं। ऐसे ऊपर पहले सबसे नॉर्दर्न अगर बोल देता है कि इनका नॉर्थ से साउथ इनका क्या करिए, सेट कीजिए। तो नॉर्थ में विंध्याचल है, फिर सतपुड़ा है, और फिर नीचे अजंता है। तो देखो, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य जल विभाजक का काम कौन कर रहा है, नर्मदा नदी कर रहा है। जबकि नर्मदा नदी और गंगा नदी के बीच कौन जल विभाजक का काम कर रहा था, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी हो गया, और अजंता श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच ताप्ती नदी जल विभाजक का काम करती है। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का काम कौन करती है, सतपुड़ा श्रेणी। तो अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपकी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ किस में स्थित है, महादेव, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के महादेव वाले पार्ट में स्थित है। फिर सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत में है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1067 मीटर। और छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बदरगढ़, जिसकी है 1176 मीटर। तो मध्य प्रदेश में अमरकंट है, और छत्तीसगढ़ में कौन सी है, बदरगढ़। राजपीपला की चूलागिरी है, बड़वानी में, 1215। बुंदेलखंड पठार की सिद्ध बाबा है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है,
पन्ना, छतरपुर और दमोह में। मालवा पठार की सिगार चोटी इंदौर में है। विंध्याचल पर्वत की सद्भावना चोटी या गुडविल दमोह में है। मध्य भारत पठार की क्या है, टोंगरा, जो कहाँ है, श्योपुर में। तो ये तो हमने ऊपर ही याद कर लिया था। अब एग्जाम फ्रेम में लिख पढ़ लेते हैं। गिद्धराज पर्वत कहाँ है, ये सतना में है, सतना में है। और ये उसकी विंध्याचल श्रेणी के कैमूर पर्वत का भाग है, देवराज नगर में स्थित है। फिर भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा है। कौन कौन सी 5 पहाड़ियां हैं, श्यामला, नेओरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह। ईदगाह कहानी सबने पढ़ी होगी, हामिद की, मुंशी प्रेमचंद के उसमें हामिद, ठीक है। नरो हिल्स कहाँ, तो भोपाल शहर कौन कौन से हो गए, 5, श्यामला, नेओरी, अरेरा, कटारा, ईदगाह। श्यामला, नेओरी, अरेरा, कटारा, ईदगाह। नरो हिल्स कहाँ है, सतना जिले में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नरो हिल्स कहाँ है, सतना। नरो हिल्स सतना किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो पचमढ़ी होशंगाबाद में नर्मदापुरम में स्थित है। लॉन्जी हिल्स, लॉन्जी हिल्स बालाघाट, तो बालाघाट में कौन सी हिल्स स्थित है, लॉन्जी हिल्स। लॉन्ग यानी क्या होता है, लॉन्जी, जिससे लॉन्ग से लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बालाघाट इतना बड़ा नाम है ना इसका, इससे कर लेते हैं कि लॉन्जी हिल्स बालाघाट में स्थित है। फिर लम्हेटा, लम्हेटा हिल्स कहाँ है, जबलपुर में। तो लम्हेटा भेड़ा घाट से ऐसा कुछ करके याद कर लीजिए। तो भेड़ा घाट और लम्हेटा, थोड़ा क्या बन रहा, राइम्स बन रहा है ना, तो ऐसे करके याद कर लीजिए। तो ये कहाँ है, जबलपुर में है। लम्हेटा हिल्स जबलपुर में और लॉन्जी हिल्स बालाघाट में। गोपाचल पर्वत तो ग्वालियर, तो ग्वाल और गोप, तो उससे क्या हो गया, ग्वालियर। कहाँ, ग्वालियर में कौन सी पर्वत है, गोपालचल पर्वत है। मैकल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। मैकल रेंज कहाँ कहाँ फैला है, एमपी और छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश का ये क्या है, पूर्वी भाग है, और यहीं पे क्या मिलते हैं, सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। त्रिकोट पर्वत, शारदा माता का मंदिर कहाँ है, मैहर में है। भारत के राष्ट्रगान में विंध्याचल पर्वत का नाम आता है, तो सबको आता होगा। फिर यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इजी था, याद हो गया होगा। एक बार मैप में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ एक बार वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। तो आर्कियन इसमें पढ़ेंगे, आर्कियन युग पढ़ेंगे, धारवाड़ पढ़ेंगे, कडप्पा पढ़ेंगे, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी। तो ये यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि आर्कियन युग के अपरदन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। धारवाड़ से कडप्पा, कडप्पा से विंध्यन, विंध्यन से गोंडवाना, गोंडवाना से दक्कन ट्रैप और दक्कन ट्रैप से टर्सरी। तो टर्सरी सबसे नवीन क्रम की चट्टानें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया। आर्कियन चट्टानें कौन सी होंगी, अब पहले तो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं ये, और इनके रूपांतरण के कारण क्या होता है, नीस एवं शिस्ट का निर्माण होता है। किसका, नीस एवं शिस्ट का निर्माण होता है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी है। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण भी नीस से ही हुआ है, और ये बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। बुंदेलखंड की पठार विशेषता टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया और पूर्वी शिवपुरी में क्या पाई जाती है, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि सबसे प्राचीन है, तो यहाँ पे क्या है, जीवाश्म का अभाव था। अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं, ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें, इनके रूपांतरण से शिस्ट और नीस का, और बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है, बुंदेलखंड पठार में पाई जाती है। इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और अत्यधिक प्राचीन है। याद हुआ। नेक्स्ट कौन सी है, धारवाड़ चट्टानें। तो धारवाड़ चट्टानों का निर्माण किससे होगा, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन निक्षेपण के फलस्वरूप होगा। और इसके रूपांतरण में अत्यधिक रूपांतरण होने के कारण इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें कौन कौन सी, तो संकोली श्रेणी कहाँ है, जबलपुर। संकोली श्रेणी जबलपुर, और चिल्पी श्रेणी बालाघाट। शिल्पी क्या पहनती है, बाला झुमका पहनती है, तो शिल्पी श्रेणी बालाघाट। और सौंसर श्रेणी का हो गया छिंदवाड़ा, सौंसर छिंदवाड़ा, संकोली श्रेणी जबलपुर और शिल्पी श्रेणी बालाघाट। संकोली श्रेणी जबलपुर, शिल्पी श्रेणी बालाघाट और सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा। इनमें प्रमुख खनिज कौन सा खनिज पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, मैग्नीज।
ठीक है। इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक खनिज कौन सी चट्टानों पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें इधर पूर्वी भाग में ही पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मध्य प्रदेश खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। 2 हो गई आर्कियन और धारवाड़। कडप्पा क्रम की चट्टानें, तो ये इनका धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। इसमें बिजावर श्रेणी होती है। बिजावर श्रेणी कहाँ? पन्ना, सतना और छतरपुर में, और ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। तो जो पन्ना में जो हीरा पाया जाता है वो इन्हीं श्रेणी के चट्टानों में पाया जाता है। फिर इसका नामकरण किसके हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में एक कडप्पा गाँव है उसके नाम पर हुआ है। विंध्यन चट्टानें, तो कडप्पा चट्टानों के अपरदन से हुआ है इसका निर्माण। इसमें मध्य प्रदेश में कैमूर, भंडेर, सोन श्रेणी में ये पाई जाती है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर कच्चा माल है सीमेंट उद्योग के लिए। दक्कन ट्रैप की चट्टानें, क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में बॉक्साइट पाया जाता है, क्वार्ट्ज पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, और इन्हीं के अपरदन से फिर क्या होता है? काली। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, और इन्हें बेसाल चट्टानें कहा जाता है, और ये कहाँ पाई जाती है? मालवा में। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो ये कार्बोनिफेरस मतलब ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इनका निर्माण हुआ है। ये कहाँ पाई जाती है? पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड में। कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कोयला कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों। ये नहीं कर देंगे कि दक्कन ट्रैप, तो यहाँ पे काली मिट्टी नहीं, कोयला गोंडवाना। फिर टर्सरी युग की चट्टानें हो गई, तो ये पूरा जहाँ पे नदी घाटी है वहीं पे पाई जाती है, जैसे नर्मदा घाटी हो गई और सोन नदी घाटी हो गई। ठीक है, तो सातों हो गई। आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, कडप्पा हो गया, विंध्यन हो गया, दक्कन ट्रैप हो गया, गोंडवाना हो गया और टर्सरी हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। पन्ना के हीरे खाने बिजावर श्रेणी में है और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में भी पाई जाती है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले के भोगर नदी में मझगवां, हिनौता, कोटारिया, ये हमने पढ़ लिया है, तो ये खाने का नाम जरूर याद रखिए। मझगवां पन्ना, हिनौता पन्ना, कोटारिया सतना, ये उसकी हीरे की खाने हैं। कुड़प्पा सैल के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को पार कहा जाता है और ऊपरी भाग को मोरार कहा जाता है। ये चैप्टर भी अपना हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम ये देखेंगे। अपना नेक्स्ट चैप्टर नदियाँ हैं, लेकिन नदियाँ का टॉपिक हम कल करेंगे। तो हम उसमें पढ़ेंगे कौन सी नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ, थोड़ा बहुत ट्रिक के साथ और मैपिंग के साथ भी हम इसको कंप्लीट याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन किससे आते हैं? यहाँ की इसकी सहायक नदियों से आते हैं, कि किस, ये जैसे ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि ये किसकी सहायक नदी है। जैसे पार्वती दे दिया, बोलेगा किसकी सहायक नदी है, तो पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो आज के लिए, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।